प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। बेटा कल का हमारा टॉपिक था आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी कल हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया था सक्सेसिव एंथैल्पीज क्या होती है, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ये मैंने आपको पूरा डिस्कस करवा दिया था। और कल हमने लास्ट ग्राफ किया था वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी अलोंग द पीरियड, अलोंग द पीरियड। ठीक है, तो अब बेटा हम उसी टॉपिक को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। वेरिएशन ऑफ एंथैल्पीज ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड। तो कल का आपको अगर ग्राफ याद हो बेटा, तो कल हमारा ग्राफ कुछ ऐसा था। देखिए कल हमने ग्राफ प्लॉट किया था बिटवीन एटॉमिक नंबर Z एंड एंथैल्पी, डेल्टा H है चेंजिंग एंथैल्पी, और यूनिट यहाँ पे एंथैल्पी की क्या होगी, किलोजूल पर मोल। ठीक है, और कल हमने यहाँ पे एलिमेंट डिस्कस किए थे पीरियड नंबर 2 के, पीरियड नंबर 2 के। तो बेटा ग्राफ हमारा कुछ ऐसा आया था। ये पहला एलिमेंट है लिथियम, लिथियम से हम गए बेरिलियम के पास, फिर बेरिलियम से बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नीम। बेटा कल जो टॉपिक हमने किया था उसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था। आज मुझे आपको ये ग्राफ है वो एक्सप्लेन करवाना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए बेटा, इस ग्राफ की एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। कल आपने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देख पा रहे हैं बेटा, तो ये सारे एलिमेंट पीरियड नंबर 2 के हैं। लिथियम से स्टार्ट हो रहा है, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, देन एटॉमिक नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो जो ये आपके सारे एलिमेंट्स है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ पीरियड नंबर 2। ओके बेटा, तो अब हमें यहाँ पर वेरिएशन करनी है एंथैल्पी की। तो अगर आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो आप देखिए इस तरफ बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर, तो साथ में एंथैल्पी भी बढ़ रही है। हम लिथियम से बेरिलियम के पास गए तो एंथैल्पी इंक्रीज हुई, लेकिन पहला एक्सेप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, जब हम बेरिलियम से बोरोन की तरफ आ रहे हैं, बेरिलियम से बोरोन की तरफ आ रहे हैं, तो इसकी एंथैल्पी डिक्रीज हुई है। ठीक है, फिर दोबारा बढ़ रही है बोरोन से कार्बन एंड कार्बन से नाइट्रोजन, यहाँ तक एंथैल्पी दोबारा बढ़ी। लेकिन जब हम मूव कर रहे हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, तो एंथैल्पी फिर से कम हो रही है। उसके बाद बेटा आपकी बढ़ रही है फ्लोरीन और नियोन की तरफ। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शन है। ठीक है, वो दो एक्सेप्शन आपके क्या क्या है बेटा, कि जो आपकी एंथैल्पी है ना वो कंटिन्यू बढ़नी चाहिए ऑन मूविंग अलोंग द पीरियड, आपकी एंथैल्पी कंटिन्यू बढ़नी चाहिए अलोंग द पीरियड। लेकिन यहाँ पर दो एक्सेप्शन क्यों आए, एक तो बोरोन की एंथैल्पी कम क्यों हुई और एक ऑक्सीजन की एंथैल्पी कम क्यों हुई। ऑक्सीजन की तो कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, और बोरोन की आपकी कम है एज कंपेयर टू बेरिलियम। तो हमें यहाँ पर इन दोनों एक्सेप्शंस के आंसर देने हैं। तो पहले आप ये कहेंगे बेटा, जब भी हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, जब भी हम मूव करते हैं अलोंग द पीरियड, पीरियड में मूव करेंगे तो कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। बेटा पीरियड में मूव करेंगे तो कैसे जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। तो हम पीरियड में मूव कर रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, तो हमेशा जो नंबर ऑफ शेल है एंड सब शेल, आप लोग बेटा साथ साथ नोट डाउन कर ले, नंबर ऑफ शेल एंड सब शेल रिमेन्स सेम। जब भी हम बेटा पीरियड में मूव करते हैं तो हमेशा आपकी नंबर ऑफ शेल एंड नंबर ऑफ सब शेल आपकी सेम। बेटा शेल आपकी सेम रहती है, सब शेल वो अलग होगी एसओपी के केस में। ठीक है, लेकिन जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपके इंक्रीज होते हैं 1 by 1, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं 1 by 1। ठीक है, अब जब बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा।
इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पीरियड में जाने पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होता है और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, और जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइटली हेल्ड होता है न्यूक्लियस के साथ, तो ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या होगा कि जो आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी वो इंक्रीज होती है, दैट इज इंक्रीज along period, along period। ठीक है, तो बेटा अगर आपकी एंथैल्पी कंटिन्यूअसली ही इंक्रीज होती है पीरियड में, तो फिर यहाँ पर ये दो एक्सेप्शन क्यों आए? ये सारे एक पीरियड के तो एलिमेंट है, लिथियम से लेके आपके नियोन तक सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट है, फ्रॉम एटॉमिक नंबर 3 to 10। तो यहाँ पे एंथैल्पी कंटिन्यूअसली क्यों नहीं बढ़ी? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दो बातों का आप और आंसर देंगे। जो आपका लिथियम है, लिथियम इसकी यहाँ पर सबसे कम एंथैल्पी है, मतलब लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये नियोन है, नियोन की यहाँ पे सबसे हाई एंथैल्पी है। अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करती हूँ लिथियम से लेके नियोन तक, तो जो हमारा लिथियम है इसकी एंथैल्पी सबसे कम है, लेकिन जो हमारा नियोन है इसकी एंथैल्पी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? क्योंकि आपको पता है जो लिथियम है, लिथियम आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और लिथियम एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी ही क्या होती है? मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, मेटल हैव ए टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। या आप ये कह सकते हो बेटा मेटल बड़ा इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना यहाँ सबसे आसान है, क्योंकि लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर ये उस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकाल देती है तो इसका डुप्लेट पूरा हो जाता है, ये स्टेबल हो जाती है, दैट्स व्हाई इट लॉस इट्स वन इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ नियोन की, तो इन सभी एलिमेंट्स में जो आपका नियोन है ना, इसकी हिसाब से सबसे ज्यादा एंथैल्पी है, नियोन की यहाँ पर सबसे ज्यादा एंथैल्पी है। उसका रीजन क्या है वो आप देखिए बेटा, आप सबको पता है जो नियोन है वो एक नोबल गैस है। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2 और 8, तो नियोन की आउटरमोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। In the outermost shell of neon there are 8 valence electron। ठीक है, अगर बेटा outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट तो पूरा है, तो ये कंपाउंड आपका कैसा है? स्टेबल है। और तो नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, तो अगर कोई भी कंपाउंड है उसके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वो कंपाउंड तो स्टेबल ही होगा, तो ये कंपाउंड आपका सबसे ज्यादा स्टेबल है। और अगर बेटा आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपाउंड की, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा है, ये कंपाउंड स्टेबल है, और किसी भी स्टेबल एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली पॉसिबल नहीं है। अगर हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत ज्यादा एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। तो यही आपका रीजन है कि जो आपका एल्कली मेटल है लिथियम, मतलब जो आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है यहाँ पर पीरियड नंबर 2 में, उसकी सबसे कम एंथैल्पी है। और जो आपके पीरियड नंबर 2 में पी ब्लॉक का लास्ट एलिमेंट है नियोन, वो एक नोबल गैस है, तो उसकी सबसे ज्यादा एंथैल्पी है। बेटा वैसे भी ये क्या है? नॉन मेटल्स, और आपको पता है नॉन मेटल्स जो है उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की नहीं होती है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी बेटा, जितना आप पीरियड में मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, उतनी ही एंथैल्पी बढ़ती हुई जाएगी। ओके, तो सबसे कम होगी लेफ्ट साइड की एलिमेंट की, और सबसे ज्यादा आपकी होगी राइट साइड ऑफ एलिमेंट की। तो आपने ये बेटा पेज नोट डाउन कर लिया होगा पूरा। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट यहाँ पे मूव करूंगी कि बेरिलियम और बोरोन के बीच में बेरिलियम की एंथैल्पी ज्यादा होती है और बोरोन की कम होती है।
एक क्वेश्चन तो हम ये करेंगे, और एक हम करेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन, कि अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की एंथैल्पी जो है वो आपकी ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की एंथैल्पी है वो कम होती है। ठीक है, तो अब इन दोनों क्वेश्चंस का हम यहाँ पे आंसर देंगे। ये बेटा नोट डाउन कर लिया होगा आपने, इसको मैं रद्द कर देती हूँ। तो अब हमारा क्वेश्चन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, why ionization enthalpy of beryllium is greater than boron, of beryllium is greater than boron and nitrogen greater than oxygen। तो हमें बेटा यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो आपकी एंथैल्पी है, मैं अगर कंपेयर करती हूँ बेरिलियम और बोरोन में से तो बेरिलियम की एंथैल्पी ज्यादा है, और अगर मैं कंपेयर करती हूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को तो नाइट्रोजन की एंथैल्पी ज्यादा है। तो हमें इन दोनों क्वेश्चंस का यहाँ पे आंसर देखना है। ध्यान से देखिए बेटा, सबसे पहले मैं बात करती हूँ बेरिलियम और बोरोन की। तो आपको पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 4, और बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 5। सो बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई बेटा 1s2 2s2, बस हो गया। और बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई 1s2 2s2 2p1। ओके, यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा बेटा। अब ये कह रहा है कि आपको वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो आप बताइए बेरिलियम की वैलेंस शेल यहाँ पे कौन सी है 2s है, कौन सी है बेटा 2s। और जो बोरोन है, बोरोन की वैलेंस शेल यहाँ पे क्या है 2p है। आपको बेटा ये तो समझ में आ रहा होगा ना, जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं वैलेंस शेल। तो यहाँ पर बेरिलियम की वैलेंस शेल क्या है 2s, और यहाँ पे बोरोन की वैलेंस शेल क्या है 2p। इतना आप कर लेंगे। अब आप खुद देखिए बेटा, जो बेरिलियम की आउटरमोस्ट शेल है 2s, उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये s सब शेल तो क्या है फुल्ली फिल्ड, ये s सब शेल तो क्या है बेटा फुल्ली फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड का मतलब कहीं ना कहीं स्टेबल है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसी है स्टेबल है। तो क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजीली होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये पहले ही स्टेबल है बेटा। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना नहीं चाहेगा, अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहेगा। तो अगर आपको बेरिलियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो ज्यादा आपको एनर्जी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ बोरोन की, तो बेटा बोरोन की आउटरमोस्ट शेल है 2p, और 2p में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो आपकी p सब शेल है, या तो बेटा इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन होने पे ये हाफ फिल्ड हो जाता है, या इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन हो ताकि ये फुल्ली फिल्ड हो जाए। अब आप खुद देख सकते हो बेटा, यहाँ पर जो ये p है ये तो इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, ना तो ये हाफ फिल्ड ही है ना ये फुल्ली फिल्ड ही है। इसकी p सब शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। तो क्या जब इसकी p सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो ये खुद को स्टेबल फील करेगा, नहीं करेगा बेटा। इसका py pz तो खाली पड़ा हुआ है पूरा, तो अभी ये खुद को स्टेबल फील नहीं कर रहा, क्योंकि ये ना तो ऑक्टेट को ही फॉलो कर पा रहा है ना ये डुप्लेट को ही फॉलो कर पा रहा है। लेकिन अगर तुम इसकी p सब शेल में से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो इसकी p सब शेल तो खाली हो जाएगी, और क्या बच जाएगा ये 2s2, क्या बच जाएगा 2s2। अब इसकी आउटरमोस्ट शेल क्या बन गई 2s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कहीं ना कहीं इसका डुप्लेट पूरा हो गया, s सब शेल आपकी फुल्ली फिल्ड है, तो ये खुद को स्टेबल फील करेगा। तो अब आपको समझ में आया बेटा, जो पहला इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम और बोरोन में से, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का रिमूवल किसमें से इजीली होगा बेरिलियम में से, सॉरी बोरोन में से होगा। क्यों होगा बेटा, क्योंकि जो बोरोन आपका है इसकी आउटरमोस्ट शेल में p में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो इजीली अपना p का एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा ताकि इसकी आउटर क्या बन जाए 2s बन जाए, और ये खुद को स्टेबल फील करे।
ठीक है, तो बेटा अब मुझे आप बताइए एक बार सभी, आपको क्या ये बात समझ में आई? प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। ओके, वेरी गुड बेटा। सचिन ठीक है। उज्जवल बेटा अभी ज्वाइन किया आपने? सचिन बेटा कुछ पूछना है आपको? सचिन। यस मैम। हाँ बेटा बोलिए। बोरॉन के बाद आपने क्या किया है ये एक बार स्टार्टिंग से बता दो इस क्वेश्चन को। हाँ बोरोन को बताओ बेटा, बोरोन से ना। यस मैम। देखिए बेटा ध्यान से, आपको बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है। यस मैम। 1s2 2s2 2p1। तो आप बेटा हाँ। आ रहे हो, इसकी आउटर मोस्ट सबशेल क्या है? 2p है, और उसकी 2p1 इलेक्ट्रॉन है बेटा। ओके, अब कोई भी सबशेल है वो स्टेबल कब होती है? जब या तो वो हाफ फील्ड हो, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होती, या वो फुल्ली फील्ड ही होती। ठीक है, पर आप देखो ना बेटा, इसकी तो पी में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये खुद को फील कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, क्योंकि ना ऑक्टेट को पूरा कर पा रहा है, ना ये हाफ फील्ड ही है, ना ये फुल्ली फील्ड ही है। तो ये बोरोन तो क्या चाहेगा कि मैं अपना ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव ही कर दूं, क्योंकि जैसे ही बोरोन के 2p में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो 2p तो आपका 0 हो गया, खत्म बेटा 2p तो। यस मैम। तो अब इसके आउटर क्या बच गई? 2s बच गई। 2s2 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2। उसने तो फिर दोबारा से यहाँ पर किसकी कंडीशन ले ली? बेरिलियम वाली ले ली ना, जैसा बोरोन बन गया। तो अब आप बताओ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना कहाँ से इजीली पॉसिबल हुआ, बेरिलियम से या बोरोन से? बेरिलियम। किससे बेटा? बोरोन से। पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किससे इजीली होगा? बोरोन से, क्योंकि बोरोन में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो ये स्टेबल नहीं था। लेकिन बेरिलियम तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा था, तो बेरिलियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है। इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे जो अनस्टेबल होगा, ठीक है, या जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। इलेक्ट्रॉन वही तो देना चाहेगा जो अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना चाहता है। तो बोरोन अगर अपना दे देता है ना पी में से, तो इसकी स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। आया बेटा समझ में? यस मैम। ओके बेटा, और किसी बच्चे को कोई डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड। चलिए ठीक है, फिर मैं आगे आपको करवाती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। यहाँ पर हम कंपैरिजन किसका करेंगे बेटा? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो देखिए आप ध्यान से, ये आपको पता है जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 7, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p3। तो आप लोग बेटा खुद देखिए, इसकी आउटर मोस्ट सबशेल क्या है? 2p है, और यहाँ 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है। ये तो आप सबको पता होगा, p सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल। ये 2p है, तो इसका नाम 2px, इसका नाम 2py, और इसका नाम 2pz। ठीक है, टोटल p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। तो आप बेटा देख पा रहे हो, तीनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गए, तो यहाँ p सबशेल हाफ फील्ड होगी। यहाँ पर बेटा p सबशेल क्या है? हाफ फील्ड है। और आपको पता है अगर आपकी सबशेल हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड होती है तो वो स्टेबल होती है। क्या होती है? स्टेबल। तो फिलहाल जो नाइट्रोजन है इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम चाहते हैं कि हम नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालें, तो बेटा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा पीजेड में से। तो क्या ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा, क्योंकि बेटा ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, क्योंकि इसकी पी सबशेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और कोई भी एलिमेंट अपनी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना नहीं चाहता। तो ये नहीं चाहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूं, क्योंकि मैं तो पहले ही स्टेबल हूं। तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाह रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल इजिली पॉसिबल नहीं होगा।
तो आप मुझे बताइए बेटा सभी, क्या आपको ये बात समझ में आई कि नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इजिली क्यों नहीं देना चाहेगा? जल्दी बताए बेटा। ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे बेटा ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को शायद आप आगे खुद भी कर सकते हो। अब हमें नाइट्रोजन को कंपेयर किससे करना है? ऑक्सीजन से करना है। तो बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2 2p4। ये बेटा ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। तो इस बार आप देखिए आउटर मोस्ट क्या है? 2p है, और इस बार बेटा 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो आप खुद देखिए बेटा, ये हुआ 2px, ये हुआ 2py, और ये आपका हुआ 2pz। और p में टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। रूल क्या कहता है? पहले आप सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दो, 1 2 3। टोटल यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी तो आपने 3 दिए ना, तो ये आपका आ गया 4th इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आप लोग बेटा ये देखो, ना तो ये हाफ फील्ड ही रहा, ना ये फुल्ली फील्ड ही हुआ। तो क्या फिलहाल ये खुद को स्टेबल फील कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देखिए बेटा, इसको स्टेबल करने की यहाँ पे 2 कंडीशन है। वो 2 कंडीशन क्या क्या है? एक कंडीशन तो ये है कि इसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और मिले, इसे कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और मिले, क्योंकि अगर इसको कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये फुल्ली फील्ड हो जाएगा और स्टेबल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो इसको स्टेबल करने की ये है कि इसे 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिले ताकि ये खुद को स्टेबल फील करे, फुल्ली फील्ड हो जाए। और सेकंड कंडीशन ये है बेटा कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल ही देना यहाँ से, खुद को P4 से क्या बना ले? P3 बना ले, क्योंकि P3 बनते ही ये क्या हो जाएगा? हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड का मतलब खुद को कैसा फील करेगा? स्टेबल। तो अब आप बेटा समझ गए होंगे, इसमें ऑक्सीजन के लिए 2 कंडीशन है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले। तो आप बताओ बेटा कौन सी कंडीशन इजी होगी पॉसिबल करना? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना? एक इलेक्ट्रॉन को निकालना कहीं से कहीं आसान होगा आपका। तो ऑक्सीजन यहाँ पर इजीली अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकाल देती है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन P4 से क्या हो जाती है? P3 हो जाती है। और P3 का मतलब ये खुद को स्टेबल फील करेगा, क्योंकि ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यही वजह है बेटा कि अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करती हूँ, तो इन दोनों में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना किस में से आसान हुआ? ऑक्सीजन में से आसान हुआ। वजह आप समझ गए, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन में p सब शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये खुद चाहेगा कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए ताकि मैं P4 से क्या हो जाऊं? P3 हो जाऊं, और ये खुद को स्टेबल फील करेगा। ठीक है, तो अब तक क्या आपको इस रीजन की एक्सप्लेनेशन समझ में आई? बताइए मुझे एक बार, क्या आप ये क्वेश्चन समझ गए हो बेटा? ओके, सचिन हो गया, यस चांगड़ा हो गया बेटा, ठीक है, बाकी सब बच्चों ने कर लिया। चमन हुआ बेटा ये क्वेश्चन आपका? चमन, प्रभाव बेटा आज फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ? तो आप प्रभाव बेटा सुनाई दे रहा है? अपनी वीडियो ऑन करो एक बार बेटा, खुद को अनम्यूट करो, अपनी वीडियो ऑन करो। दिल्ली आपको बेटा समझ में कैसे आएगा आपको? ठीक है, ओके बेटा। चलिए अब इसके बाद हम आगे देखते हैं बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आप समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन हम यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाई फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा मतलब समझते हो ना, फर्स्ट का मीन्स आपको पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है। व्हाई फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ IE1, इसको हम बोलते हैं
why IE1 of sodium is lesser than magnesium? क्वेश्चन आपको समझ में आया? जो IE1 है ना बेटा, वो सोडियम की कम है और मैग्नीशियम की ज्यादा है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है सोडियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में कम एनर्जी चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम में से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दोगे? तो बेटा कभी भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन करना हो ना, तो सबसे पहले आप लोग लिखा करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि अगर आपको वो समझ में आ गया ना तो क्वेश्चन अपने आप कर देंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम सोडियम की बात करते हैं, और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? प्रॉपर लिखती हूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s1। टोटल हो गया ना बेटा 11, 2 2 4 6 10 और 1 11। इसे कॉमन में यू भी लिख सकती हूँ ना, नियोन 3s1। बेटा नियोन का मतलब कौन सी नोबल गैस है? यहाँ पे Ne एटॉमिक नंबर 10 है, 10 + 1 कितना हो गया? 11। अब मैं यहाँ बात करती हूँ मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 12 होगा। बेटा मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 12। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए तो क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2। और अगर मैं जनरल लिखती हूँ तो ये होगा नियोन 3s2। तो सबसे पहले बेटा आप यही काम किया करो कि जो भी आपको एलिमेंट दिया है आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है? और आप उसके बाद उनकी कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करेंगे आपस में। आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो है नियोन 3s1 और ये है नियोन 3s2। दोनों की आउटर मोस्ट शेल तो सेम है 3s। बेटा आउटर मोस्ट शेल तो यहाँ भी 3s है और यहाँ भी 3s है। यहाँ 3s में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा ही है। तो यहाँ s सब शेल क्या है? फुल्ली फिल्ड है। और यहाँ पे s सब शेल क्या है बेटा? हाफ फिल्ड है। अब हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल्ली फिल्ड होता है। कौन होता है बेटा? फुल्ली फिल्ड। अब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं, तो सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा 3s में से, ये हो जाएगा, इसकी 3s 0 होगी। अगर मैंने सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इसकी 3s तो 1 से क्या होगी बेटा? 0। इसकी s में इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। और आप देखो अब सोडियम ने अगर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, Na+ इसने खुद को बना लिया, तो इसके इलेक्ट्रॉन 11 - 1 10 हो गए। और 10 का मतलब तो इसने क्या अचीव कर ली? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम तो खुद चाहता है कि मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, क्योंकि अगर मेरा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो मैं 3s1 से 3s में 0 इलेक्ट्रॉन कैरी कर लूंगा और मुझे नोबल गैस यहाँ पे अचीव हो जाएगी, नियोन। तो सोडियम तो खुद ही बड़ी इजीली अपना पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता है। तभी तो सोडियम हाईली रिएक्टिव है, एक मेटल है, और मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? टू लॉस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम तो बड़ा इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, क्योंकि अगर इसका ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो ये खुद को स्टेबल फील करता है, और उस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ही ये अपना पहला इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल देता है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम की बात करते हो तो बेटा इसकी आउटर है 3s2, इसकी 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो ये कहीं ना कहीं इसकी s सब शेल फुल्ली फिल्ड तो है। फुल्ली फिल्ड का मतलब स्टेबल तो है। तो क्या यहाँ पर ये s चाहेगा कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके खुद को 3s2 से 3s1 करवाऊं? नहीं चाहेगा बेटा, स्टेबल तो है ही ना, ये स्टेबल तो है। तो क्या ये मैग्नीशियम यहाँ पे चाहेगा कि मैं अपना s का इलेक्ट्रॉन निकालूं? तो अगर आप यहाँ सोडियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करेंगे, मैंने सिर्फ IE1 लिखा है कि फर्स्ट एंथैल्पी जो है, तो IE1 की अगर मैं बात करती हूँ सोडियम और मैग्नीशियम में, तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम। और आपने पढ़ भी रखा है ना रिएक्टिविटी सीरीज में, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करवाए या गेन करे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, मतलब अगर सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है मैग्नीशियम से, इट मींस सोडियम की टेंडेंसी ज्यादा है टू लॉस इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। तो बेटा आप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन कैसे किया करोगे? पहले तो आप ये सब लिखोगे और फिर आप इनको एक्सप्लेन करोगे कि भाई सोडियम की आउटर मोस्ट शेल में 3s में 1 इलेक्ट्रॉन था, मैग्नीशियम की आउटर मोस्ट शेल में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो कहीं ना कहीं मैग्नीशियम स्टेबल ज्यादा था।
तो अगर हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं तो सोडियम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि सोडियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती है तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेती है, और हर कोई बेटा नोबल गैस को अचीव करना चाहता है, तो सोडियम इजीली अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगी। मैग्नीशियम में क्या है बेटा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, फुल्ली फिल्ड है, ये फिर भी खुद को स्टेबल फील कर रही है, तो यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना इजीली पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बेटा आप मुझे बताइए क्या आपको ये समझ में आया? वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे बताएं। यश जान, यश, अमित, ओके। चमन कहाँ गायब है बेटा, लिंक ओपन करके चमन। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक बात और ऐड कर देती हूँ कि जो IE2 है, IE2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब हुआ सेकंड, I से हुआ आयोनाइजेशन और E से हुआ एंथैल्पी। अभी तो बेटा मैंने पहला इलेक्ट्रॉन ही निकाला था, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैंने एक्सटेंड कर लिया कि जो IE2 है ना, वो मैग्नीशियम की कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम। IE1 तो किसकी ज्यादा थी, मैग्नीशियम की, और सोडियम की कम थी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना तो सोडियम से आसान था, मैग्नीशियम से मुश्किल था। लेकिन अगर मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने की बात करती हूँ तो बेटा दूसरा इलेक्ट्रॉन सोडियम से निकालना मुश्किल है और मैग्नीशियम से आसान है। दे सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, इसी को कंटिन्यू करवाना है बेटा। जब सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो सोडियम तो क्या अचीव कर लेता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। बेटा अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है कि जो IE2 है वो मैग्नीशियम की कम होती है एज कंपेयर टू सोडियम, तो बेटा प्लीज रेज योर हैंड। अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहता है कि IE2 जो है वो मैग्नीशियम की कम है एज कंपेयर टू सोडियम, देन प्लीज रेज योर हैंड। सचिन, सचिन बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे आप? चलिए बेटा मैं बताती हूँ आपको। सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसने नोबल गैस अचीव कर ली थी, इसकी 3s में 0 इलेक्ट्रॉन हो गए थे, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद 3s में 1 इलेक्ट्रॉन कर लिया था। तो अब मैग्नीशियम भी क्या चाहता है कि मेरा ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल जाए ना, ताकि मेरी भी 3s क्या हो जाए, 0, और मैं भी किसको अचीव कर लूं, नोबल गैस को। सोडियम तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद ही नोबल गैस को अचीव कर लेता है, तो सोडियम नहीं चाहता कि मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, क्योंकि वो नोबल गैस को अचीव कर चुका है। पर बेटा मैग्नीशियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इसकी 3s में बचता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो खुद चाहता है कि अब मेरा दूसरा इलेक्ट्रॉन और निकल जाए ताकि मेरी 3s क्या हो जाए, 0 हो जाए, और मैं खुद को यहाँ पे स्टेबल फील करूँ, ठीक है। तो आज बेटा हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किया आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। अब बेटा आप लोगों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट है, आपको पता होगा 70